हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीआरटी टीचर क्लासेस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देखिए, सेल जो हम लोग का चैप्टर जो चल रहा था वो चैप्टर काफ़ी लंबा चल रहा है, क्योंकि इसमें है भी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगर आप इसको एक बार पढ़ लेते हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ, उससे आपका काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, फिर दोबारा सेल में आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप बस उस पर ध्यान दीजिए, बाकी आपका सब कुछ तैयार होते चला जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोगों ने इससे पहले गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, फिर उसके बाद राइबोसोम, फिर उसके बाद सेंट्रोसोम पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्रोमोसोम्स, जिसे गुणसूत्र कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? गुणसूत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि एक अच्छा शिक्षक या एक अच्छा योद्धा वही होता है जो क्या करता है, भविष्य के साथ नहीं बल्कि वर्तमान के साथ जीता है, और उम्मीद के साथ नहीं और आशाओं के साथ जीता है। तो याद रखिएगा, अपनी आशाएं बनाए रखिए। ठीक है, उम्मीद को जगाए रखिएगा। ठीक है, भविष्य के बारे में मत सोचिए, जो आज है और अभी है उसको करिए। तो चलिए देखते हैं गुणसूत्र के बारे में। देखिए, हमें आज पढ़ना है गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए क्रोमोसोम्स के बारे में पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद इसके बारे में जब हम जान लेंगे तो इसके बारे में हम लिख भी लेंगे, फिर उसके बाद वो तैयार करेंगे। देखिए, इसकी खोज जो किया था वो कौन किया था? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? तो वाल्टर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किया था। ठीक है, किसने किया था? तो वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। ठीक है, वाल्टर फ्लेमिंग ने इसकी खोज किसकी खोज की थी? तो क्रोमोसोम्स की खोज की थी। कब की थी? तो 1882 में किया था। 1882 में इसकी खोज की थी। ठीक है, 1882 में क्रोमोसोम्स की खोज वाल्टर ने किया था। ठीक है, वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, धागे दृश्य संरचनाएं होती, मतलब इसकी जो संरचना होती है धागे जैसी होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से ये धागे जैसी संरचना होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है, दूसरा चीज, इसे बनाने के लिए डीएनए और हिस्टोन क्या करते हैं? हिस्टोन प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोग होता है, या इसको बनाने में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का हाथ होता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का क्या होता है? हाथ होता है, या उसी का प्रयोग करके बनाया जाता है। इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर जो दाने जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है, दाने जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। हमने इससे पहले डीएनए के बारे में बात किया था कि हम उसके बारे में जानेंगे। तो दाने जैसी जो संरचना पाई जाती है उसे जीन कहा जाता है। गुणसूत्र में पाए जाने वाले, ठीक है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्लों में, ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों में जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है। फिर से सुनिएगा क्या कह रहा हूं, गुणसूत्रों में जो न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है उसी में, ठीक है, न्यूक्लिक अम्लों में ही क्या होता है? जीवन की सारी जानकारियां छिपी होती हैं, जिसे जानकारी कोड के रूप में जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं? तो उसे यह जानकारी कोड के रूप में जानते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या क्या होता है? एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। ठीक है, यह दोनों ही मिलकर न्यूक्लियाइड, ठीक है, न्यूक्लियाइड तथा फास्फेट द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। यानी ये दोनों ही न्यूक्लियाइड तथा फास्फेट के जरिए क्या होती हैं? आपस में जुड़ी रहती हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध जो होते हैं वो आकर्षण बल के द्वारा क्या होते हैं? आपस में बंध बनाए रहते हैं। ठीक है, आकर्षण के द्वारा बंध बनाए रहते हैं। फास्फेट डाइएस्टर बंध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो फास्फेट या फास्फो डाइएस्टर बंध कहा जाता है। जीन प्रोटीनों का कूटन नहीं करता है। जीन प्रोटीनों का कूटन यानी कोड नहीं करता है। ठीक है, उनको कोड नहीं करता है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको चीजें पूछी जाएंगी, यहाँ से चीजों को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से मैं बताता हूँ, फिर से आपको एक एक लाइन लिखवाऊंगा और आप उसको देखते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसका पहला फेज में हम जानेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। तो हम लिख सकते हैं
इसकी खोज वाल्दर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। ठीक है, इसकी खोज वाल्दर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। ठीक है, याद रखिएगा 1882 में इसकी खोज की थी। यह धागे जैसी संरचना होती है, यह धागे जैसी दृश्य संरचना होती है, धागे जैसी दृश्य संरचना होती है। ठीक है, याद रखिएगा धागे जैसी दृश्य संरचना होती है। एकदम अपने दिमाग में बैठाते रहिए कि क्या क्या चीजें बताई जाती है। यह यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होती है। ठीक, इसलिए यह यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है। केंद्रक उसमें पाया नहीं जाता, उसमें केंद्रकाय पाया जाता है, इसलिए इसे केंद्रक पाया जाता है। और अच्छा, ये क्या होता है, ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। हम लिख सकते हैं यह डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। ठीक है, यह हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। किसके द्वारा बनी होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा बनी होती है, हिस्टोन प्रोटीन के द्वारा बनी होती है। और इनके ऊपर दाने जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम जीन कहते हैं। इनके ऊपर दाने जैसी संरचना पाई जाती है जिन्हें हम जीन कहते हैं। ठीक है, इनके ऊपर दाने जैसी संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जिन्हें हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, इसकी खोज भैया वाल्दर फ्लेमिंग ने 1882 में किया था, 1882 में किया था। यह यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में पाई जाती है और दान क्या होती है, धागे जैसी सदृश संरचना होती है, दृश्य संरचना होती है। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। यानी हमने गुणसूत्र के बारे में पढ़ा कि ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, उनके ऊपर दाने जैसी संरचना पाई जाती है जिसे जीन मान लिया गया है, जीन कहते हैं। ठीक है, और गुणसूत्रों में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्लों में जीवन के सारी जानकारी क्या होती है, छिपी होती है। तो हमने क्या कहा, ये हो गया है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या कहने चल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसमें जो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है, गुणसूत्र में पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में जीवन की सारी जानकारी छिपी होती है। ठीक है, हमने कहा कि इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में, ठीक है, जीवन की संपूर्ण जानकारी छिपी होती है। ठीक है, जीवन की सारी जानकारी, संपूर्ण जानकारी क्या होती है, छिपी होती है। किसमें छिपी होती है, तो न्यूक्लिक अम्ल इसमें जो पाया जाता है उसमें छिपी होती है। जीवन की सारी जानकारी क्या होती है, छिपी होती है। ठीक है, और यह किसके रूप में होती है, तो यह जानकारी कोड के रूप में होती है। यह जानकारी कोड के रूप में
होती है। यह जानकारी किसके रूप में होती है? तो कोड के रूप में होती है। यह जानकारी कैसी होती है? तो कोड के रूप में होती है। और न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, और राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और दूसरा आरएनए, ठीक है। ये दो ठो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि यह दोनों न्यूक्लियोआइड यानी फास्फेट समूह द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। यह दोनों न्यूक्लियोआइड तथा फास्फेट समूह द्वारा जुड़े होते हैं। न्यूक्लियोआइड तथा फास्फेट समूह द्वारा, यह दोनों न्यूक्लियोआइड तथा फास्फेट समूह द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको लर्न हो जाए। यह दोनों ही न्यूक्लियोआइड तथा फास्फेट समूह के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है। पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, यह दोनों, ठीक है। यह दोनों किसकी दोनों की बात हो रही है? डीएनए और आरएनए की बात हो रही है, समझ लीजिएगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, यह दोनों ही ठीक है न्यूक्लियो, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? न्यूक्लियोआइड, ठीक है, न्यूक्लियोआइड तथा फास्फेट, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ? तो फास्फेट समूह, फास्फेट का कौन सा समूह? तो फास्फेट समूह क्या है? तो PO4 के द्वारा क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? आपस में जुड़े रहते हैं, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। फास्फेट के द्वारा आपस में क्या होते हैं? तो जुड़े रहते हैं। न्यूक्लिएट के द्वारा आपस में क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं। इसमें पाए जाने वाला न्यूक्लिक अम्ल, इसमें पाए जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल में जीवन की संपूर्ण जानकारी छिपी होती है। यह जानकारी कोड के रूप में होती है। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। यह दोनों ही न्यूक्लियोआइड तथा फास्फेट समूह के द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को आकर्षण बल कहते हैं, यानी इसमें लगने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है। फास्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। मैंने क्या बोला? न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को, देखिए मैंने क्या कहा कि न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को क्या कहा जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को फास्फो, ठीक है, डाइएस्टर बंध कहते हैं। फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को फास्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। फास्फो बंध को फास्फोडाइएस्टर, ठीक है, बंध कहते हैं। फास्फोडाइएस्टर बंध कहते हैं। फास्फोडाइएस्टर, न्यूक्लिक अम्ल में पाए जाने वाले बंध को फास्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है। फास्फोडाइएस्टर बंध कहा जाता है, ठीक है, याद रहेगा। जीन प्रोटीन का कोड नहीं होता है। जीन जो होता है प्रोटीनों का कोड नहीं होता है। ये क्या लिख दे रहा हूं मैं? जीन जो होता है वह जीन प्रोटीनों का कोड नहीं होता है, याद रखिएगा।
कोड नहीं होता, प्रोटीनों का कोड नहीं होता है, ठीक है, प्रोटीनों का कोड नहीं होता है। यह एक इकाई है, यह क्या है, इकाई है, ठीक है बच्चा जी। ये हो गया आपका क्रोमोसोम्स के बारे में हमने जान लिया, हमने क्रोमोसोम्स के बारे में जान लिया, अच्छे से जाने हैं, सारी चीज़ें समझे हैं। अब हमें पढ़ना है, अब बारी आती है डीएनए आरएनए की। अब मैंने कहा था ना कि मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, सब कुछ आपको जानकारी दूंगा, बस आप लगे रहिए, ठीक है, लगे रहिए चीज़ों को, ठीक है, ठीक है। और जो माता रानी आज इस समय चल रही हैं, माता रानी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना रहे, ठीक है, और सभी लोग आगे बढ़ते रहिए। और ये जो तैयारी चल रही है ना शानदार, इस तैयारी को और हम जल्दी 4 गुना करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा समय दीजिए और हम इसे और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी तो हमने शुरुआत की है, धीरे धीरे हम इसमें करेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। आप जितना ज़्यादा हो सके, आप लोग जो भी मुझे, मैं पहली बात करता हूँ, जो भी 12, 15, 17 लोग मुझे देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बात आपका, ठीक है, कि आप मुझे उस काबिल समझते हैं कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये वीडियो और फैले, ठीक है, समझ में आई बात, तो उन तक पहुँचाइए जो जिनके पास इस चीज़ का अभाव है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, चलिए। ठीक है, देखिए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, डीऑक्सी राइबो, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, सही में समझ में आई बात। अब चलें हम लोग इसके बारे में और जाना जाए, और कहीं कहीं इसको राइबोज भी बोलते हैं, ठीक है, राइबोज अगर आपको लिखना है तो यहाँ राइबोज भी लिख सकते हैं, राइबोज, ठीक है, राइबोज, ठीक है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, ठीक है। मैं बहुत मतलब 4 साल पहले, या कहा जाए कि ये कोरोना के पहले नेपाल गया था, ठीक है, घूमने के माध्यम से, और हम लोग घूमे भी काफ़ी। वहाँ एक बंदे की बात बहुत समझ में आई थी, मतलब बस में यात्रा कर रहे थे, उसने बोला था कि हम लोग, मैंने पूछा था रात के टाइम में जब बस चल रही थी, हमने कहा कि अभी कितना टाइम लगेगा, कितनी दूरी है, तो बोला कि दूरी जब, मतलब उसने बोला कि जब रास्ता शुरू हुआ है तो मंजिल भी एक दिन मिल ही जाएगी, पहले कदम तो बढ़ाओ, ठीक है। कदम बढ़ाने का मतलब था, उसका कहना था कि जब हम लोग चल दिए हैं तो पहुँचेंगे ज़रूर। तो उसी तरह से आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं, उस रास्ते पर जब चलेंगे ना तो आपका छोटा सा कदम ही बढ़ेगा, पहले आप पहले छलांग मारकर मंजिल के पास नहीं पहुंचेंगे, आप पहले एक छोटा सा ही कदम उठाएंगे। आप किसी भी चीज़ में उठाकर देख लीजिए, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए देख लीजिए, आप अगर किसी भी पूरे अखबार को या एक पेपर को पढ़ने में, या किसी किताब को जो झट से पढ़ जाते हैं ना, उसकी शुरुआत पहले क से हुई थी, याद कर लीजिएगा, उसकी शुरुआत पहले क से हुई थी। और उस क को सीखने के लिए आप जब छोटे थे ना, उस क को सीखने के लिए जब आप छोटे थे ना, तो आपने जो कदम बढ़ाया था ना, वो एक नन्हा सा कदम आज क्या कर रहा है, तो आपको बोलने का तरीका बता दिया है, और आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। तो उसी तरह से है, किसी चीज़ की शुरुआत होती है ना, तो उसके लिए आपको एक नन्हा सा कदम बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। और उस नन्हे से कदम को बढ़ाने पर वही नन्हा सा कदम एक बड़ी मंजिल को बनाता है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे इसी के साथ, यह सुनिएगा, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, पहली बात तो ये बेसिक है कि ये अम्ल है, ठीक है, ये अम्ल है। और ये करता क्या है सुनिएगा, यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे मेरे माँ और पिताजी जो हैं, उनके लक्षण मेरे अंदर आया है, और मेरा लक्षण मेरे बच्चे में जाएगा। तो फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूँ, ये जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल है, यह क्या करता है, यह हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है। यह अम्ल हमारा आनुवांशिक पदार्थ
पदार्थ है, यह अम्ल जो है हमारा अनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, समझ में आई बात। अब ध्यान सुनिएगा, इस अम्ल में डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है, सुनिएगा क्या कह रहा हूं, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, ठीक है, और 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। ठीक है, 2 प्यूरीन एडेनिन होता है, 2 प्यूरीन, ठीक है, प्यूरीन एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, और 2 पाइरेमैडिन होता है, 2 पाइरेमैडिन होता है, थाइमीन होता है, और साइटोसिन होता है। ठीक है, फिर से सुनिएगा, इस अम्ल में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं, फिर 2 प्यूरीन एडेनिन होता है, 2 प्यूरीन एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, 2 पाइरेमैडिन होता है, 2 पाइरेमैडिन होता है, फिर थाइमीन होता है, और फिर साइटोसिन होता है। इनके बारे में भी जानेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो इसके बारे में जानेंगे, लेकिन अगर जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा तो हमें इससे जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डीएनए में, ठीक है, डीएनए के द्विरज्जुकी, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, डीएनए की द्विरज्जुकी प्रतिरूप की खोज, ठीक है, या कहा जाए डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है, वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी, जिसके लिए उन्हें 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके अनुसार डीएनए का जो व्यास है वो 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम, तथा एक टर्न की लंबाई, जो मतलब ये इस तरह से घुमा होता है, तो एक टर्न की लंबाई जो होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। 20 एंगस्ट्रॉम का तो व्यास होता है, लेकिन जब एक टर्न घूम गया ना, एक टर्न ये घुमा हुआ है, तो 34 एंगस्ट्रॉम क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ये लंबा होता है, ठीक है, अशाखित होता है, और सर्पिलाकार वही घूमने वाला घुमा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में ये वृत्ताकार होता है। क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, डीएनए अनेक, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, अनेक, पूछ लेगा कि डीएनए किसका बहुलक होता है, तो अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। ठीक है, प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, बच्चा जी याद रखना, 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई। डीएनए के बारे में पहली बार इतना जाने हैं तो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आइए चलते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं और आगे इसको लिखते भी हैं। चलिए देखिए, हमने क्या कहा, डीएनए के बारे में बात कर रहे हैं। यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करता है, पहली बात हमने कह दिया है, यानी अर्थात यह अम्ल हमारा आनुवंशिक पदार्थ है। देखिए मैंने क्या कहा, पहला, यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यह अम्ल हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, यानी आनुवंशिक पदार्थ को क्या करता है, पहुंचाता है, आनुवंशिक पदार्थों का ट्रांसफर करता है, पहला चीज हो गया। दूसरा मैंने क्या कहा, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आपको अम्ल में डीऑक्सीराइबोस शर्करा तथा 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार, पहले सुनिएगा, इस अम्ल में डी ऑक्सी
राइबोज शर्करा, डीऑक्सी राइबोज शर्करा तथा डीऑक्सी राइबोज शर्करा तथा 4 नाइट्रोजन युक्त, ठीक है, 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं। क्या बोला? 4 नाइट्रोजन और या 4 तथा 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार, 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार होता है। और क्या होता है? तो 2 प्यूरीन एडनीन होता है, 2 प्यूरीन एडनीन होता है, कॉमा करके 2 प्यूरीन एडनीन होता है, 2 प्यूरीन एडनीन होता है तथा क्या होता है? गुआनीन होता है। क्या होता है? गुआनीन होता है, गुआनीन होता है। ये बार बार मैं दोहरा रहा हूं ताकि आपको लर्न हो जाए। गुआनीन होता है। क्या होता है? गुआनीन होता है। आपको बार बार मेरे दोहराने का काम यही है ताकि आपको क्या हो जाए? लर्न हो जाए, ठीक है। और तथा 2 पायरेमेडीन होते हैं, 2 तथा 2 पायरेमेडीन, 2 पायरेमेडीन होता है, 2 पायरेमेडीन होता है। फिर क्या होता है? थाइमीन होता है और साइटोसिन होता है, कामा थाइमीन होता है तथा साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है, साइटोसिन होता है, ठीक है। इस अम्ल में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होता है। 4 नाइट्रोजन युक्त क्या होते हैं? क्षार होते हैं। 2 प्यूरीन डी एडेनिन होते हैं। फिर गुआनीन होता है, 2 पायरेमेडीन क्या होता है? आपका थाइमीन होता है और साइटोसिन होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। डीएनए के, ठीक है, द्विरज्जिकी, ठीक है, द्विरज्जिकी प्रतिरूप की खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इसी के लिए इसे 1953 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आपको कि डीएनए, ठीक है, डीएनए की खोज, सीधे सीधे बोलूं कि डीएनए की खोज, ठीक है, खोज, ठीक है, खोज द्विरज्जिकी, ठीक है, याद रखिएगा, डीएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक ने की थी, जिसकी वजह से उन्हें 1853 में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। उन्हें क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्हें क्या दिया गया भैया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा। 1853 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलते हैं आगे। कोई नहीं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, यानी डीएनए, ठीक है, इसके बारे में जान रहे थे।
हमने ये जान लिया कि इसकी खोज वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिकों ने की थी, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला था 1853 के समय में। ठीक है, याद रखिएगा, ये हो गया। अब इनके अनुसार डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा टर्न करने पर, एक टर्न करने पर जो लंबाई होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होगी। ठीक है, डीएनए का व्यास, ये किसके अनुसार लिखा रहे हैं तो वाटसन और क्रिक के अनुसार, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा एक बार घूमने पर या टर्न करने पर, एक बार घूमने पर इनकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है। इनकी लंबाई कितनी है तो 34 एंगस्ट्रॉम है। इनकी लंबाई कितनी है तो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए जो होती है वो अशाखित होती है। ठीक है, अशाखित, और क्या होती है तो सर्पिलाकार होती है। ठीक है, सर्पिलाकार होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में यह क्या होती है, वृत्ताकार होती है। तो मैंने क्या बोला, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अशाखायुक्त या अशाखित भी लिख सकते हैं, अशाखायुक्त तथा सर्पिलाकार होती है। ठीक है, यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अशाखायुक्त तथा सर्पिलाकार होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट तथा क्लोरोप्लास्ट में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में कैसा होता है तो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है में यह वृत्ताकार होता है। क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है, यह वृत्ताकार होता है। यह क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। डीएनए में, ठीक है, सुनिएगा, डीएनए में अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए में अनेक न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है, डीएनए में अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है या बहुलक से बना होता है, ये भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बहुलक होता है। डीएनए क्या होता है, अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। मैं हटा दीजिए भाई, मैं नहीं, डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, बहुलक होता है। ठीक है, प्रत्येक टर्न में
मतलब कि 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक टर्न में क्या होते हैं? 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक टर्न में, प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक टर्न में क्या होता है? तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक टर्न में क्या होता है बेटा जी? तो 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, फिर से देखिए, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम और एक बार घूमने पर इनकी लंबाई, ठीक है, इनकी लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अशाखा युक्त तथा सर्पिलाकार होती है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में देखिए कुछ छूटा है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अशाखा युक्त तथा सर्पिलाकार होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया में तथा क्लोरोप्लास्ट में यह वृत्ताकार होता है। डीएनए अनेक न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। प्रत्येक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। प्रत्येक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो 10 क्या होते हैं? टर्न न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है जी, समझ में आई बात? कंफर्म है? क्लियर है? चलिए अब हम क्या करेंगे, डीएनए का देखिए क्या करेंगे, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठता है। डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में जानेंगे। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में जानेंगे कि क्यों इसको पढ़ा जाए और क्यों जरूरी है। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन इस पर बनते हैं। ठीक है, किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है। किसी भी जीव हो, ठीक है, या कोई व्यक्ति है, तो उसमें डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम क्या होता है? निश्चित होता है, जिसके द्वारा जीव या व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। जिसके द्वारा व्यक्ति का मतलब जो व्यक्ति है उसके लक्षण निर्धारित होंगे किसके द्वारा? तो डीएनए फिंगरप्रिंट के द्वारा। ठीक है, डीएनए में, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, डीएनए में इसी निश्चित क्रम, ठीक हो, क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को, कौन से निश्चित क्रम को? तो जो क्षार जो उपस्थित है डीएनए में, उसके निश्चित क्रम को ही डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज एकल जो, ठीक है, सुनिएगा, एकल जेफ्रेज नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, डॉक्टर एलेक, ठीक है, एलेक जेफ्रेज नामक वैज्ञानिक ने किया था। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय किसको जाता है? तो लालजी सिंह को जाता है। लालजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है, चंडीगढ़ में है और लखनऊ इत्यादि स्थानों पर ये है। कौन है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ पर है? तो लखनऊ, चंडीगढ़, फिर उसके बाद कहाँ है? तो आपका हैदराबाद में इसके संस्थान है। तो चलिए, क्योंकि इनके बारे में लिखना भी जरूरी है और इनका उपयोग भी जरूरी है, तो इसको भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट, आराम से सुनिएगा, बातें समझ में आ जाएंगी तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। किसी भी जीव या व्यक्ति में, ठीक है, किसी भी जीव या व्यक्ति में डीएनए जो होता है, जो डीएनए होता है वो किस तरह से होता है? तो उसमें उपस्थित क्षार के निश्चित क्रम के रूप में होता है। निश्चित क्रम में होता है, क्षार का एक निश्चित क्रम होता है। तो किसी जीव, क्या कह रहा हूं, किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है। पहला, किसी जीव, क्या लिखा? किसी जीव में या व्यक्ति में, किसी जीव या व्यक्ति में, किसी जीव या व्यक्ति में
डीएनए किसी जीव या व्यक्ति में, ठीक है, या किसी जीव या व्यक्ति के डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है, क्रम, क्षार का क्रम निश्चित होता है, क्षार का क्रम निश्चित होता है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ये निश्चित क्रम की वजह से ही क्या होता है, लक्षण प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, लक्षण का निर्धारण होता है या लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूं, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति या जंतु में लक्षण निर्धारित होता है, ठीक है। इन्हीं के द्वारा व्यक्ति या जंतु में लक्षण निर्धारित होता है, ठीक है, लक्षण निर्धारित होता है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा व्यक्ति या जंतु में लक्षण निर्धारित होता है, ठीक है, लक्षण निर्धारित होता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो डीएनए में अब क्या कर रहा है, निश्चित, ठीक है, सुनिएगा ध्यान से, डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं, ठीक है। डीएनए के इसी निश्चित क्रम को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं, ठीक है। अब डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज एलेक, ठीक है, कौन, एलेक जेफ्रेज, ठीक है, एलेक जेफ्रेज द्वारा किया गया था, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज, ठीक है, एलेक जेफ्रेज के द्वारा किया गया था, ठीक है, किया गया था। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट लाने का श्रेय डीएनए फिंगरप्रिंट लाने का श्रेय किसको जाता है, कौन, लाल जी, किसको जाता है, तो डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है, तो श्रेय डॉक्टर लाल जी सिंह को जाता है, ठीक है, लिख लीजिए बेटा। लालजी सिंह को जाता है, डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है, किसके बारे में जाता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट को लाने का श्रेय जाता है, ठीक है, लाने का श्रेय जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या कहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डीएनए फिंगरप्रिंट के जो सेंटर है वो कहाँ कहाँ है, तो मैंने अभी बताया, हैदराबाद, चंडीगढ़, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ में है, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट, ठीक है। देखिए, डीएनए
फिंगरप्रिंट टेस्ट, डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट की संस्था हैदराबाद, चंडीगढ़ तथा लखनऊ है। ठीक है, आराम से लखनऊ है। ठीक है, अब डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, उसके बारे में सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लिखेंगे भी, ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे भी। डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको हम लोग लिखेंगे भी। पहला, अपराधियों का पता लगाने में। ठीक है, अपराधियों का क्या करने में, तो पता लगाने में। अपराधियों का पता लगाने में डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। खोए हुए माता पिता के संतान का पता लगाने में। ठीक है, खोए हुए माता पिता के संतान का पता लगाने में। ठीक है, संपत्ति विवाद के निपटारे में, अनुवांशिक रोगों को पता लगाने में। ठीक है, अनुवांशिक रोगों का पता लगाने में तथा उनका इलाज करने में। ठीक है, पराजीवी, ठीक है, या पराजिनी फसल के निर्माण में, यानी हाइब्रिड वाली फसल के निर्माण में, हाइब्रिड वाली फसल के निर्माण में। देखिए, पहला, अपराधियों का पता लगाने में। दूसरा, खोए हुए माता पिता की संतान का पता लगाने में। ठीक है, खोए हुए माता पिता की संतान का पता लगाने में। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो संपत्ति का विवाद निपटारे में, संपत्ति विवाद का निपटारे में, संपत्ति विवाद का निपटारे में। ठीक है, आनुवांशिक रोग का पता लगाने तथा इलाज में। ठीक है, इलाज में। ठीक है, पराजिनी फसल के उत्पादन में या निर्माण में। ठीक है, पराजिनी फसल के निर्माण में। ये हो गया आपका, ये खत्म हुआ आपका डीएनए फिंगरप्रिंट की उपयोगिता। अभी अब तक हमने ये चीज़ सीख लिया। अब हम कल सीखेंगे, कल जानेंगे आरएनए के बारे में, फिर इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, उसमें स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के बारे में जानेंगे। इसी तरह से हम धीरे धीरे कोशिकांग के सारे पढ़ लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पढ़ना है। बाकी मेरा बस यही कहना है आपसे, बार बार कहना, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगती है कि हमें जानकारी मिल रही है और ये जानकारी एक्सट्रीम लेवल तक जा रही है और हमें ये रेलवे में काम देगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।